जय हिंद बच्चों। अब तक मैंने आपको क्षितिज के चैप्टर्स पढ़ाए और आज मैं आपको कृतिका का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, मेरे संग की औरतें। पहला चैप्टर इसका इस जल प्ले में है, जो आपके सिलेबस में सीबीएसई से ही कटा हुआ है। तो जैसा कि सेकंड चैप्टर है मेरे संग की औरतें, में लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। लेखिका ने एक संस्मरणात्मक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं, परिवार के सदस्यों के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि उनकी जो नानी थी, उन्होंने पहला वर्णन कराया है अपनी नानी का, और बताया है कि उन्होंने अपनी नानी को देखा नहीं था, यानी उनके जन्म से पहले ही नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उनकी बातें सुनकर वो बड़ी ही प्रभावित होती है, क्योंकि नानी जो थी उनकी एक अनपढ़ थी और पर्दा में रहने वाली महिला थी। जब शादी होकर आई थी तभी उनके नाना जी बाहर विदेश पढ़ने चले गए थे। लौट कर आए थे, वो कभी किसी की बात में दखलंदाजी नहीं देती थी। तब उन्होंने अपनी, लेकिन उन्हें उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो उन्हें लगता था कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लूं या ना लूं, लेकिन मेरे जो बेटी का जहाँ रिश्ता हो वो स्वतंत्रता सेनानी हो। तो उन्होंने, जब उन्हें लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है और मैं बच नहीं पाऊंगी, तो उन्होंने अपने पति के मित्र थे प्यारे लाल जी, उन्हें बुलाया और उनसे कहा, अपनी इच्छा अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि मुझे मेरी लड़की के लिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी लड़की का रिश्ता आप एक स्वतंत्रता सेनानी से कराएंगे। कुछ दिनों बाद उनकी नानी की मृत्यु, लेखिका की नानी की मृत्यु हो जाती है और प्यारे लाल जी और उनके पिता, उनके कथनानुसार उनकी यानी लेखिका की माँ की विवाह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर में कराते हैं। जैसा कि उनके जो नाना का परिवार था वो अंग्रेजों की गुलाम और ऊंचे पद पर रहने वाला था, और दादा का जो घर था लेखिका का, वो एक स्वतंत्रता सेनानियों का था, जहाँ देश को आजाद कराने के लिए उमंगें हिलोरें लेती थी। कुछ दिनों बाद, यानी कि जो लेखिका के जो पिता थे, उन्हें आईएएस की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठने दिया क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और उन्होंने लेखिका की उसका नानी का बताया। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ का बताया कि जो उनकी माँ जो थी बड़ी ही मतलब संगीत में बहुत रुचि रखती थी, गाने गाती थी, मीरा के पद गाती थी, लेकिन उन्हें घर के किसी काम काज से कोई मतलब नहीं था वो। और लेकिन उनके परिवार में इतनी यूनिटी थी कि लेखिका का जो भी काम काज होता था वो उनकी दादी या ताई पूरा करती थी। लेकिन लेखिका की जो लेखिका की जो वो थी माँ, उनकी एक अच्छी आदत यह थी कि वो ना तो किसी की चुगली करती थी, इधर की उधर बातें करती थी। और ये क्वेश्चन भी है कि लेखिका की माँ की विशेषताएं बताइए। ना तो उनकी माँ इधर की उधर कोई बातें करती थी और ना ही वो किसी काम में दखलंदाजी देती थी, इसलिए कुछ काम ना करने के बावजूद भी सबकी प्रिय थी। एक बार बताते हैं कि लेखिका को के पिता स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन छिड़ रहा था, तो लेखिका के पिता उनको टाइफाइड हो गया, जिसकी वजह से लेखिका को वहां नहीं जाने दिया गया। तो उन्हें उनके पिता एक उपन्यास दे गए और उनसे बोले कि इसे पढ़ना। हालांकि लेखिका कहती है कि उस समय उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो 4-5 बार पढ़ा और उन्हें वो बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। फिर उन्होंने अपनी बहनों की, उन्होंने कहा मेरी 5 बहनें थी, हम लोग, एक भाई था जो सबको लिखने का ज्यादातर शौक था, सब अपने हिसाब से चलने वाली बहनें थी। परिवार में इस तरह का वातावरण था कि कोई भी अपनी विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी गोपनीयता बनाए रख सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता था। लेखिका की बहन
इसी तरीके की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी परदादी का वर्णन करा है। परदादी जो थी वो कैसी थी कि परदादी इस लीग से हटकर काम करने वाली थी। यानी लोग क्या होते हैं कि लड़के होने की मन्नत मांगते हैं, लेकिन लेखिका की जो परदादी थी उन्होंने अपनी पोते की बहू के लिए मंदिर में जाती थी और कहती थी कि मुझे एक लड़की दे। एक लड़की नहीं बल्कि 5-5 लड़कियां हो गई उनकी। इस तरीके से वो उनसे मांग करती थी। तो किसकी मांग करती थी? लड़कियों की मांग करती। एक बार बताते हैं कि घर में एक शादी का फंक्शन था। सब लोग गए हुए थे, जेंट्स लोग शादी में बाहर। औरतों का नाच गाना चल रहा था कि घर में अचानक चोर आ गया। दादी की आंखें खुली। सब लोगों ने उसने दादी वो हकबगा गया। दादी ने कहा कोई बात नहीं कि अगर तुम चोर हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए एक लोटे पानी ले आओ शुद्धताई से। और दोनों ने वो पानी पिया और उसने कहा कि अब तुम चाहे चोरी करो चाहे खेती करो, ये तुम्हारी मर्जी है, अब हम माँ बेटे जैसे रिश्ता बन गए। यानी इस तरह की दादी की विचारधारा थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किसी को प्यार से समझाकर, डांटने धमकाने की बजाय अगर प्यार से अगर किसी को भी सही रास्ते पर लाया जाता है। क्योंकि उसकी जो दादी थी उन्होंने उस चोर को चोरी करने की आदत छुड़ा दी और बड़े प्यार से उसको समझा दिया। यानी इस तरीके से चैप्टर का नाम जैसा है मेरे संग की औरत है। लेखिका ने सारी अपने घर की परिवार की यानी दादी का, नानी का, परदादी का, माँ का, और अपनी बहनों का, इन सब का वर्णन किया है, जो कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये है मेरे संग की औरतों के, मेरे साथ किन औरतों का मेरा साथ रहा। तो आइए बच्चों, अब मैं इस चैप्टर की समरी बताने के बाद इस पाठ को पढ़ना आरंभ करती हूँ। ठीक है? यस, मेरी नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी ने कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। और देखा जाता है बच्चों कि हम लोग कहते हैं ना नानी कहानी सुनाती है, तो लेखिका यही कहती है, हालांकि मेरा जन्म होने से पहले ही नानी मर गई, इसलिए मुझे नानी ने कभी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन हम लोगों के द्वारा नानी की के जो कारनामे थे उन्हें जरूर सुनते थे। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, यानी पर्दा करने वाली औरत थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री बने विलायत चले गए, यानी विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। यानी उनके जो पिता थे, नाना थे लेखिका के, वो बाहर विदेश में पढ़ने गए और जब वहां से लौटे तो वो एक अंग्रेज की तरह वेशभूषा वाले बन गए। लेकिन जो नानी जैसा रहती थी, जैसा को पहनना ओढ़ना था, उस पर उनका किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा ना। उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा को ही बताया, ना ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा जाहिर की कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोड़ हो उठी। मुंहजोड़ करना यानी किसी मुहावरा है, मुंहजोड़ करना यानी बातचीत, मुंह पर बातचीत करना। तो उन्होंने क्या है, जब उन्हें लगा कि छोटी कम उम्र ही नानी बीमार हुई और नानी को लगा कि मैं नहीं बचूंगी, तो उनकी एक जो माँ थी लेखिका की, वो बहुत ही इकलौती बेटी थी, उसकी शादी का डर उनके मन में आने लगा। नाना से उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है।
पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और उनके सामने पेश किया। यानी उन्हें लगा, जब नानी ने क्या कहा, पर्दे को छोड़कर अचानक उन्होंने किससे जाहिर की, अपनी इच्छा जाहिर की अपने पति से कि वो उससे प्यारे लाल से मिलना चाहती हैं। तो सबको हक्का बक्का हो गए, लेकिन नाना ने सोचा कि अभी हमारे पास इस पर डिस्कशन करने के लिए समय नहीं है, इसलिए उन्होंने फटाफट अपने मित्र को बुलाया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि वह अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल मेरे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर नहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी को जागा। यानी ये भी एक आज़ादी का दूसरा परिणाम थी कि वो किसी और के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीती थी। उनकी माँ जो थी वो अपने हिसाब से जीती थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि शादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे वे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे बिल्कुल नाजुक थी। उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही कि किसी ने उन्हें छींके से उतारने की पेशकश नहीं की। यानी छींके का मतलब होता है जैसे कि जैसे गांव में पहले फ्रिज वगैरह नहीं होती थी, तो क्या होता है उस पर रस्सी होती है जिसे तार बंधा होता है, उसके ऊपर वो लोहे का बना के टांग दिया और उस पर दूध वगैरह रख दिया ताकि वो खराब भी नहीं हो और बिल्ली वगैरह भी दूध ना पिए। तो यानी उन्होंने उसका ना नहीं, उन्होंने किसी तरह से जो माँ थी वो बड़ी साफ सुथरी रहती थी, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन लोगों ने भी घर के परिवार के सदस्यों ने कोई दखलंदाजी नहीं दी। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। यानी अब इस पैराग्राफ में आपको माता की जो उनकी लेखिका की माँ की विशेषता और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, जो माँ की विशेषताएं बताइए, तो वो बताई जाएंगी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वालों ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, तो उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होगी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी में रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्मे को भी और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, उनकी खूबसूरती
नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता की तरह घुली मिली थी। यानी वो उनमें क्या थी, गैर दुनियादारी, उन्हें दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं था, बड़ी नाजुक सी थी, सुंदर थी और किसी तरीके से इन लोगों को क्या करने वाली थी, आकर्षित करने वाली थी, ईमानदार थी, किसी का पक्ष लेने वाली नहीं थी, तरह घुली मिली थी। वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती। यानी उनसे लोग, घर के जो परिवार के लोग थे, वो क्या करते थे, उनसे राय जरूर लेते थे, लेकिन वो किसी भी काम में किसी की दखलंदाजी नहीं देते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पर हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे, यानी जो लेखिका की माँ थी, वो एक अच्छे रौबदार परिवार से थी, इसलिए उन्होंने कहा हम हाथी पर नहीं, हम तो बैल से ही काम ले लेते हैं। बचपन ही मुझे इस जुमले का भावा समझ में आ गया, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, यानी तैयार रहते थे। मुस्तैद दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, पर वह भरपूर था। अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। देखा है कि भारतीय महिलाएं कैसी होती हैं, खाना बनाया, अपना बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन लेखिका की जो माँ थी वो इस तरह की नहीं थी कि अपने बच्चों का परवरिश में लगे। ना उन्होंने कभी लाड प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपने बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी बात साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी और उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह काम करने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती। सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण, यानी एक तो उन्हें लेखिका को लगा कि ऐसा क्या कारण था कि माँ कुछ भी काम नहीं करती थी, लोग इसके बावजूद भी सब उसकी बात मानते थे और सब उन्हें प्यार करते थे, सब लोग उन्हें इज्जत देते थे। तो उन्होंने कहा एक तो कारण ये हो सकता है कि वो एक अच्छे खानदान से थी, पैसे वाले से, और अच्छे जिनकी हस्ती थी समाज में। और उन्होंने कहा इसके अलावा और भी कारण है दो। वो एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, जो बात उन्हें कहनी थी सत्य बोलती थी। दूसरा, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने, यानी ऐसा नहीं थी कि चुगली करती हूँ कि एक की बात सुनी दूसरे को कहती, दूसरे की बात सुनी पहले को कहती। उनकी इस तरह की आदत नहीं थी, जिसके कारण वो सब लोग उन पर भरोसा करते थे और सब अपनी बात को कहने की हिम्मत रखते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, इसलिए बाहर के लोग भी उनसे दोस्ती रखते थे और घर वाले भी उनका सम्मान करते थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में मैं भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपनी निजत्व बनाए रखने की छूट थी। यानी ये क्वेश्चन भी आएगा कि दादी के घर का माहौल कैसा था। सब अपनी मर्जी से चलने वाले थे, कोई किसी की अपना पर्सनल बात को अगर नहीं बताना चाहे
तो वो अपनी बात को छिपाकर रख सकता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार में बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा कि अगर खुदा की फजाल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देगी। जैन समाज से अपरिग्रह की सनक बिरादरी के बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, और यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उनकी ऐलान कर ऐलान ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी जी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। और नकुल गांव जानता है कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ था। यानी वो नकुल गांव में लेखिका रहती थी। वो कहती थी जो दादी थी उनकी बड़ी ही विलक्षण थी। उनके पास उन्हें बहुत सारी साड़ी कपड़े रखने की आदत नहीं थी। वह 2 साड़ियाँ रखती थी, एक पहनी एक धोई, एक पहनी एक धोई। उन्हें यानी जैन धर्मों की तरह वो उनके विचारधारा थी। लेकिन उससे भी विलक्षण बात ये थी कि उन्होंने एक के बाद उन्होंने अपनी घर में जब पहली बहू का जो होने वाला बच्चा था, कहा कि हमें लड़का नहीं बल्कि हमें लड़की चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, लेखिका कहती है कि भाई घर में लड़कियां ना हो, लेकिन उनके साथ बहुत सारी लड़कियां थी। पहले भी खानदान में भी लड़कियां थी, इसके बावजूद भी उन्होंने क्या कारण था ये वो भी उनकी समझ में नहीं आया कि लेखिका की दादी क्यों लड़की चाहती थी। पहला बच्चा, हालांकि सबके पहले लड़का जरूर हुआ था, लेकिन सबके लड़कियां हुई। खैर, माँ जी ने पूरा नकुल गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा साधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बसता। मेरी दादी ने पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें गुमान ना रहा होगा। यानी उन्हें लगा कि एक लड़की हो जाए, ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी कई लड़कियां हो गई। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुल की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सजकर जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना लगी। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगड़फिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आवाज से खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा रखा है। ऐसा
कर उसने कहा ये लोटा और कुएं में पानी भर ला, इस कपड़ा कसकर बांधे रखियो, तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उनके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उनको एक तार जुड़े होने की खबर से थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान वैरान सब उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट के धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजिए और पानी कपड़े में छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगे? कहा ना रगड़ कर धो लीजिए, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धराए जो पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया हो गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तुम चोरी कर या चुकेती कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती करने लगा। सालों साल लग रहा। तब जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस गुना लगा मुझे, डरा डरा हैरान था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो संकी बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही थी। यानी माँ को ना तो इस तरह का कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं उनके लड़कियां हो गई, उन्हें किसी तरह का बुरा लग रहा हो क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हुई, और ना ही उन्हें नानी जैसी उनकी आज़ादी की सनक उनके लिए रंग लाई। अर्थात इस तरह के जो दादी की लेखिका की जो परदादी थी वो बिल्कुल अलग दुनिया की परपाटी से हटकर चलने वाली महिला थी। तो बच्चों आज मैं आपको इतना बताना चाहूंगी। इसके अगला जो चैप्टर है यानी वो मैं नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगी। यानी जो अब तक हमने पढ़ी कि लेखिका की जो नानी थी वो अनपढ़ थी, लेकिन मरते समय उन्होंने पर्दा को छोड़कर अपने मित्र से जो लेखिका की माँ की शादी कराई, एक स्वतंत्रता सेनानी से कराई। लेखिका की माँ का वर्णन सुना। लेखिका की माँ कैसी थी कि वो कोई घर के कामकाज में जो सांसारिक महिलाओं की तरह नहीं थी, भारतीय महिलाओं की तरह, लेकिन उनमें एक खासियत थी, एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक इधर की उधर बात नहीं करती, इसलिए घर और बाहर दोनों में उन्हें सम्मान मिलता था। लोग उनकी सलाह मशवरा लेकर काम करते थे। लेखिका के परिवार का जो दादी के परिवार का जो वातावरण था वो कैसा था? सबको अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार था। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको यही विराम दूंगी अपने चैप्टर में। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। ओके, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे।